गवर्नेंस अकाउंटेबल होती है, इसके बारे में समझ। हमारे महाभारत में शुक्र नीति में भी इन सारी चीजों के बारे में बताया, यानी जो सामाजिक आंदोलन होते हैं, नेशन बिल्डिंग, फॉरेन पॉलिसी। 6th 7th 8th में भी आपने सोशल साइंस को पढ़ा है, समझा है अलग अलग कहानियों के थ्रू। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है पंकज गौतम और स्वागत है आप सभी का डिफेंस चाणक्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो भाई, आप सभी के लिए जिस सीरीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे और वो सीरीज़ भी आपके सामने आ चुकी है, और जो प्रॉमिस हमने किया था आपको जब डिफेंस चाणक्य एकेडमी का एक दूसरा प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट किया था, तो तब हमने आपको कुछ प्रॉमिसेस किए थे। उसमें से एक प्रॉमिस ये था कि हम आपको 9th 10th क्लासेस का जो सिलेबस है वो हम आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। तो उसमें से जो पहला स्टेप है वो हम आज लेने जा रहे हैं। तो आपके लिए, और आप जिन सभी बच्चों ने ये मुझसे पूछा, रिक्वेस्ट तो नहीं की, खैर मैसेजेस किए थे कि सर क्या आप जो एसएसटी का सिलेबस है वो यूट्यूब पर कराओगे या नहीं कराओगे 9th और 10th क्लासेस के लिए। तो मैंने सभी को अलग अलग रिप्लाई करने की बजाय मैंने ये सोचा कि मैं एक साथ ही आपको वीडियो बना करके बता दूंगा कि मैं आपको नया जो सिलेबस है 9th क्लास का वो भी शुरू करने जा रहा हूँ, और 10th का जो आपका एसएसटी का सिलेबस है जिसमें आपकी 4 किताबें हैं एनसीईआरटी की, वो भी हम पूरा का पूरा यूट्यूब पर कवर करेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके चीज़ों को लेके चलेंगे कि भाई सबसे पहले हम कुछ चैप्टर्स 9th के करेंगे, कुछ चैप्टर्स 10th के करेंगे, तो हम दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि पहले 9th को ही कंप्लीट करेंगे फिर 10th को शुरू करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। 9th और 10th को हम साइमल्टेनियसली एक साथ लेकर के चलेंगे। स्ट्रैटेजी क्या होगी वो मैंने आपको एक शॉर्ट्स में बताया हुआ है। ठीक है, वो आप शॉर्ट्स जाके एक बार देख लेना कि स्ट्रैटेजी हमारी क्या रहने वाली है। कि सबसे पहले हम एनसीईआरटी जो है उसको कवर करेंगे, एनसीईआरटी को रीड करेंगे। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा एनसीईआरटी को रीड करना। ठीक है, हम कई बार उस चीज़ को मिस कर देते हैं, हम सीधा डायरेक्ट चले जाते हैं हेल्प बुक पर या फिर नोट्स पर। ठीक, तो कॉम्पिटिटिव लेवल पर एक बार को वो चीज़ काम कर जाती है, लेकिन स्कूलिंग के लेवल पर वो चीज़ जो है उतनी बेटर नहीं है, क्योंकि स्कूलिंग में आपको कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, यहाँ पे आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए सबसे पहला और सबसे बेसिक जो स्टेप है वो यही है कि सबसे पहले आप अपनी किताब को, जो आपको सरकार ने दी है एनसीईआरटी, उसको एक बार आप अच्छे से पढ़िए। तो इस बार सिलेबस जो है वो काफ़ी चेंज हुआ है, नई किताबें आई हैं। तो 9th का जो सिलेबस है, एक नई बुक है जो आपके सामने इस बार मिली है आपको। तो उसका पहला जो चैप्टर है आज हम उसकी शुरुआत करेंगे। यानी आपका जो पहला जो लेक्चर होने वाला है वो आपका 9th क्लास का पहला चैप्टर रहने वाला है। हालांकि इस चैप्टर में हम किसी भी एक सब्जेक्ट की बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो चैप्टर है पहला, ये केवल आपको एक बताने के लिए है कि भाई सोशल साइंस क्या है, सोशल साइंस हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, और क्या क्या सोशल साइंस के अंदर पढ़ा जाता है। तो उसको लेकर के एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप करनी है। उसी के लिए ये पहला जो चैप्टर है वो आपका दिया गया है। तो चैप्टर का नाम भी यही है, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, यानी कि सोशल साइंस को समझना। तो हम आज पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं और इसके बाद रेगुलरली आपके जो अलग अलग चैप्टर्स हैं क्रोनोलॉजिकली लाइन वाइज वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर के साथ, और हम एक एक लाइन को, एक एक पैराग्राफ को समझते चलेंगे। और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो कोई भी डाउट अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट में आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको कोई भी रोक टोक नहीं है। और ये मैंने आपको बताया है कि एक बार हम एनसीईआरटी पूरी कवर कर लेंगे, एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लेंगे, उसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा उसका रिवीजन, किस तरीके से, नोट्स की फॉर्म में। तो आसान भाषा में नोट्स तैयार किए जाएंगे और उन नोट्स से मैं आपको उसका रिवीजन कराऊंगा। लेकिन पहला स्टेप क्या है, एनसीईआरटी को रीड करना, ताकि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो आपकी पहले ही साइकिल में कवर हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। ठीक है, तो शुरुआत से अगर हम बात करें तो इन ग्रेड 6 to 8 वी हैव एक्सप्लोर्ड सोशल साइंस थ्रू स्टोरीज ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट्स। यानी कि 6 to 8 क्लास में हमने सोशल साइंस को बहुत अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करी। हमने कुछ कहानियों के थ्रू समझने की कोशिश करी, कुछ कैरेक्टर्स डेवलप किए। ठीक है, जो आपने 6th 7th 8th में पढ़ा होगा। हालांकि 6th 7th 8th की भी एनसीईआरटी जो है वो नई आई हैं, पिछले साल ही चेंज हुई हैं।
तो वो भी एनसीईआरटी नहीं है आपके लिए, उसमें भी कुछ किताबें इस साल ऐड हुई हैं, जैसे कि 7th का भी पार्ट 2 आया है, 8th का भी पार्ट 2 आया है। तो मेरा आगे जो है वो भी एक प्लान में है कि मैं आपको 7th का जो पार्ट 2 और 8th का जो पार्ट 2 है वो भी मैं आपको यूट्यूब पर कराऊंगा, क्योंकि जो पिछले साल जो किताबें आई थी 6th 7th 8th की एक एक किताब आई थी, तो उसके तो मैंने लगभग मोस्टली जो चैप्टर्स हैं वो मैंने यूट्यूब पर कराए हुए हैं। डिफेंस चाणक्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप वीडियो सेक्शन में जा करके देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो न्यू सिलेबस ऑफ सोशल साइंस करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको 23 के आसपास क्लासेस मिल जाएंगी, जहाँ पे मैंने आपको मोस्टली सारा जो सिलेबस था तीनों किताबों का वो मैंने आपको वहाँ पे कवर किया हुआ है। लेकिन जो पार्ट 2 आया है इस साल वो मुझे अभी कराना है, तो वो भी आपको हो सकता है वो उस चैनल पर आपको मिल जाए। ठीक है, तो 6th 7th 8th में भी आपने सोशल साइंस को पढ़ा है, समझा है अलग अलग कहानियों के थ्रू। एज यू एंटर ग्रेड 9, लेकिन जब आप 9th में एंटर करते हो, इट इज टाइम टू पॉज एंड अंडरस्टैंड व्हाट सोशल साइंस ट्रूली मीन्स एंड व्हाई इट मैटर्स। तो हमें थोड़ा सा एक रुकना पड़ेगा और सोशल साइंस को समझना पड़ेगा कि सोशल साइंस वाकई में है क्या और ये इतना मैटर क्यों करता है। भाई हम क्यों पढ़ते हैं सोशल साइंस, इसकी जरूरत क्या है हमारी लाइफ में। तो वो चीजें जो है आपको 9th में जाकर के थोड़ी और ज्यादा समझ में आएंगी। ह्यूमन बींग्स लिव इन सोसाइटीज एंड डिपेंड ऑन ईच अदर इन मैनी वेज। यानी ह्यूमन बींग्स, हम इंसान लोग अपनी सोसाइटी में रहते हैं और एक दूसरे पे काफी अलग अलग तरीके से डिपेंड करते हैं। आवर लाइफ्स आर शेप्ड बाय द एनवायरनमेंट, द इंस्टीट्यूशंस दैट गवर्न अस, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट मीट आवर नीड्स एंड द ट्रेडिशंस एंड आइडियाज पास डाउन थ्रू जनरेशंस। हमारी जो लाइफ है वो उसको कई सारी चीजें शेप करती हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट हमारा, जैसे हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हमें गवर्न करते हैं, ठीक है, जैसे हमारी सरकार है, हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या क्या होती हैं जो हमारी नीड्स को फुलफिल करती हैं, हमारे ट्रेडिशंस क्या हैं, आइडियाज़ क्या हैं जो जनरेशन टू जनरेशन पास होते आ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग दीज कनेक्शंस इज द फाउंडेशन ऑफ सोशल साइंस। इन सारे कनेक्शंस को समझना ये हमारे सोशल साइंस का एक फाउंडेशन तैयार करता है, विच सीक्स टू अंडरस्टैंड देयर इंट्रिकेट पैटर्न्स एंड इन्फ्लुएंसेस। आसान भाषा में, इन सिंपल वर्ड्स, सोशल साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। कुछ चीजें हैं जिनको आप अभी से ही आप क्या करना, जैसे मैं आपको ये चीज जब पढ़ाता चलूं तो आप अपने सामने बुक को रखना, ठीक है, एनसीईआरटी आपके सामने होनी चाहिए, जो चैप्टर यहाँ पे चल रहा है वो चैप्टर आपके सामने होना चाहिए। जिस तरीके से मैं रीड करता हूँ उसी तरीके से आपको भी रीड करना है, ठीक है, और एक तरीके से हमें चीजें लेकर के चलनी है। और मैं जहां कहूं कि भाई ये चीज एक ऐसी लाइन है जिसको आप हाईलाइट कर सकते हो, जिसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, तो उसको आप हाईलाइट करते चलना। तो ये जो लाइन है, इन सिंपल वर्ड, सोशल साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कुछ अगर हाईलाइट करने के लिए अगर होगा तो मैं भी आपके सामने करता चलूंगा। इसमें तो नहीं है, इससे हो जाएगा। नहीं, इससे भी नहीं होगा, अब होगा। इसका कोई फायदा ही नहीं अभी। चलिए मैं अंडरलाइन कर दूंगा आपके लिए। इन सिंपल वर्ड्स, सोशल साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, तो इस लाइन को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इट not only tells us what happened or where things are located, but also explains why events occur, how people live together, how environments influences life, how governments function, how economies operate, and how the past and the present together shape the world. ये सारी चीजें जो हैं हमें कौन सिखाता है? सोशल साइंस सिखाता है। क्या क्या सिखाता है? जैसे आप दोबारा देख सकते हो कि भाई कौन सी चीज कहाँ लोकेटेड है, कोई इवेंट क्यों होता है, ठीक है, उसका रीज़न क्या है, हम लोग कहाँ रहते हैं, हमारा एनवायरनमेंट क्या है, हमारी सरकार कैसे काम करती है, हमारी इकोनॉमीज़ कैसे ऑपरेट करती हैं, हमारा पास्ट और प्रेजेंट मिल करके हमारे इस वर्ल्ड को किस तरीके से शेप करता है। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं? सोशल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। वाइल सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि फिजिक्स है। While subjects like physics, chemistry and biology study the natural world, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो वो आपके नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करते हैं, ठीक है, जो चीज़ें नेचर ने बनाई हैं। जैसे कि मान लीजिए
हवा चल रही है, तो हवा की स्पीड को अगर मेजर करते हो तो वो एक नेचुरल चीज है, तो आप फिजिक्स में मेजर करोगे, ठीक है। जो भी फोर्सेस लगती हैं अर्थ के ऊपर, जो भी चीजें हैं, तो आप किस में स्टडी करते हो? फिजिक्स में। केमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हो कि भाई कोई जो एलिमेंट है वो किस तरीके से बना है, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीजें। बायोलॉजी में जिसमें आप अपनी इंसान का जो शरीर है उसको स्टडी करते हो, जानवरों को स्टडी करते हो, तो ये नेचुरल चीजों को स्टडी करते हैं। सोशल साइंस फोकसेस ऑन सोसाइटी, इंस्टीट्यूशंस, कल्चर्स एंड ह्यूमन इंटरेक्शंस, जबकि सोशल साइंस स्टडी करता है सोसाइटी पे, इंस्टीट्यूशंस के बारे में, ठीक है, कल्चर्स के बारे में और ह्यूमन इंटरेक्शंस के बारे में, कि भाई हम आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हम आपस में कैसे बातचीत करते हैं। तो लैंग्वेजेस वगैरह को जो स्टडी करता है, हमारे समाज को जो स्टडी करता है, वो करता है सोशल साइंस। It helps us understand not only what happens in our social world, but also why it happens and how different aspects of life are interconnected. यानी कि सोशल साइंस केवल ये स्टडी नहीं करता कि भाई हमारे जो सोशल वर्ल्ड है उसमें क्या हो रहा है, बट ये भी स्टडी करता है कि क्यों हो रहा है। यानी हमारे समाज में कोई चीज अगर हो रही है, केवल उसको स्टडी नहीं करता सोशल साइंस, वो चीज क्यों हो रही है उसके रीजन को भी फाइंड करने की कोशिश करता है, ठीक है। सोशल साइंस इन एवरीडे लाइफ, हम सबकी लाइफ में सोशल साइंस जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे थिंक अबाउट अ डे इन योर लाइफ, आप अपने लाइफ में एक दिन के बारे में सोचिए कि भाई आपका एक दिन किस तरीके से गुजरता है। जैसे यू वेक अप इन ए हाउस बिल्ड विद मटेरियल सोर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, आप एक ऐसे घर में सो के उठते हो जो घर बहुत सारी अलग अलग चीजों से मिलकर के बना हुआ है। द फूड यू ईट मे कम फ्रॉम वेरियस रीजन्स ऑफ द कंट्री, आप जो खाना खाते हो सकता है वो देश के किसी और इलाके से आया हो, किसी भी इलाके से आ सकता है। Before it reaches your plate, it has been harvested, processed, transported, bought and sold through the efforts of many people. यानी आपकी प्लेट में खाना आने से पहले वो कई सारी प्रोसेस से होकर के गुजरता है, जैसे उसकी फसल, जैसे उसकी बुआई होती है, उसकी कटाई होती है, वो कई सारी प्रोसेस से निकल करके आता है, मार्केट से होकर के आता है और कई सारे लोगों के द्वारा वो आपकी प्लेट तक पहुंचता है, ठीक है। यू ट्रेवल ऑन रोड्स प्लैन्ड एंड मेंटेन्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज, आप जिन सड़कों पे चलते हो उनको पब्लिक अथॉरिटीज मेंटेन करती हैं। यू स्टडी इन ए स्कूल शेप्ड बाय एजुकेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, आप जिन स्कूलों में पढ़ते हो उनको एजुकेशनल पॉलिसीज बनाती हैं। द इलेक्ट्रिसिटी डेट यू यूज इज जनरेटेड एट डिस्टेंट पावर स्टेशन, जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो वो पावर स्टेशन में बनती है। एंड डिलीवर्ड थ्रू ए वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, और वो आप तक एक बहुत ही बड़े नेटवर्क के द्वारा डिलीवर होती है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि भाई जो पूरा वर्ल्ड है, सोशल वर्ल्ड है, वो किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है। इवन द सिंपलेस्ट डेली एक्टिविटीज राय ऑन सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस, इकोनॉमिक प्रोडक्शन, सोशल कोऑपरेशन एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट। बहुत सिंपल जो चीजें हैं वो भी आपस में कई सारी चीजों से कनेक्टेड होती हैं, जैसे गवर्नेंस है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन है, सोशल कोऑपरेशन है और नेचुरल एनवायरनमेंट है। नाउ लुक बियॉन्ड योर इमीडिएट सराउंडिंग्स, अब अपने बिल्कुल आसपास की चीजों को देखिए। इमीडिएट सराउंडिंग का मतलब होता है बिल्कुल अपने आसपास की चीजें। वाई डू सम पीपल लिव इन क्राउडेड सिटीज वाइल अदर लिव इन स्कैटर्ड विलेजेस, कुछ लोग हैं जो बहुत ही क्राउडेड शहरों में रहना पसंद करते हैं, रहते हैं, और कुछ लोग हैं जो गांव में रहते हैं। बहुत दूर दूर के जो गांव होते हैं, स्कैटर्ड मतलब होता है बिखरे हुए गांव, जो जहां पे डेंसिटी जो है बहुत कम होती है। Why do different communities speak different languages and follow different traditions? भाई अलग अलग लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। Why do some regions depend on farming? कुछ रीजन है जो फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं, while other focus on industry और ट्रेड। बाकी जो कुछ रीजन है जो इंडस्ट्री या ट्रेड पे डिपेंड करते हैं। How do governments make decisions that affect millions of people? गवर्नमेंट जो है किस तरीके से ऐसे डिसीजन लेती है जो मिलियंस ऑफ लोगों को अफेक्ट करते हैं। Why are certain regions more prone to floods? यानी कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे बाढ़ बहुत ज्यादा आती है। Why does agriculture flourish in some regions but not in others? यानी कुछ एरियाज में एग्रीकल्चर अच्छा होता है, कुछ एरियाज में नहीं होता, इसका क्या कारण हो सकता है। How does climate change influence our lives? हमारी लाइफ को क्लाइमेट चेंज कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस आपको अपने आसपास नजर आते हैं, इन सब के आंसर्स किसके पास हैं? सोशल साइंस के पास। तो क्वेश्चंस लाइक दिस शो दैट सोसाइटी डज नॉट फंक्शन बाय चांस, कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये आपको बताते हैं कि जो सोसाइटी है वो एक चांस के तौर पर काम नहीं करती है, तुक्के से काम नहीं करती है। इट इज शेप्ड बाय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंस्टीट्यूशंस, रिसोर्सेज एंड ह्यूमन चॉइसेस। इसको हिस्ट्री, हमारी ज्योग्राफी, इंस्टीट्यूशंस, रिसोर्सेज और हमारी चॉइसेस जो हैं वो सब मिलकर के बनाती हैं। ये केवल तुक्के से नहीं चल रही है, चांसेस से नहीं चल रही है हमारी सोसाइटी, इसको बहुत सारी चीजें मिलकर के फॉर्म करती हैं।
Social science helps us explore with such questions and seek answers through careful observation, evidence and logical reasoning. तो social science हमें help करती है कि हम इन सारी चीजों को explore करें, इन सारी चीजों को समझें, ठीक है, और एक logical reasoning जो है अपने दिमाग में उसको develop करें, ठीक। लेट्स एनालाइज, ये कोई एक्टिविटी है। ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ होंगी वो बहुत ज़्यादा कोई हमारे इंपॉर्टेंट नहीं होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हम जरूर देखेंगे, ठीक है। तो सीधा आगे चलते हैं कि योर डेली एक्सपीरियंसेस एंड द चेंजेस यू ऑब्जर्व अराउंड यू रिवील हाउ सोशल साइंस बिल्ड कनेक्शंस अमंग पीपल, प्लेसेस एंड सिस्टम्स। तो हमारे जो डेली एक्सपीरियंसेस हैं वो ये हम जो ऑब्जर्व करते हैं वो सारी चीज़ें मिलकर के सोशल साइंस को बनाती हैं। Simple observations like these help you see society as one connected story rather than a collection of separate pieces. कि ये जो आप ऑब्जर्वेशन देखते हो, अपने आसपास की चीजें देखते हो, इससे आपको ये आइडिया लगता है कि भाई सारी चीजें जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, ना कि अलग अलग हैं, सेपरेटेड नहीं है। सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हमारी हिस्ट्री, हमारी ज्योग्राफी, हमारी इकोनॉमी, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशंस, यानी कि टाइम, यानी हमारा जो पुराना टाइम है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, उसके थ्रू और हमारे जो ट्रेडिशंस हैं उसके थ्रू हम सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशंस, ठीक है। एक मिनट। Society has not always been as it is today and over thousands of years it has changed greatly. यानी जो सोसाइटी आज है ऐसी हमेशा से नहीं थी, ये सोसाइटी बहुत हजारों सालों में चेंज हुई है, ठीक है। अर्ली ह्यूमन कम्युनिटीज डिपेंडेड डायरेक्टली ऑन नेचर फॉर सर्वाइवल। पहले की जो कम्युनिटीज थी, जो इंसान थे, पहले लोग रहते थे, वो डायरेक्टली नेचर पे डिपेंड करते थे। एंड विद टाइम पीपल लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, और धीरे धीरे उन्होंने खेती करना शुरू किया, जानवर पालना शुरू किया, सेटलमेंट्स बनानी शुरू करी, डेवलप टूल्स, यानी कि टूल्स डेवलप करे, एक्सचेंज गुड्स, चीज़ों को एक्सचेंज करना शुरू किया, एंड ऑर्गेनाइज सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस, और गवर्नेंस के नए नए सिस्टम ऑर्गेनाइज किए, जैसे कि बाद में डेमोक्रेसी आया, ऑटोक्रेसी आई, बहुत अलग अलग तरह की गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स आए। विलेजेस डेवलप्ड इनटू टाउन्स, गांव टाउन बन गए, एंड टाउन ग्रो इनटू सिटीज, और टाउन्स क्या बन गए, शहर बन गए। न्यू आइडियाज, इन्वेंशंस एंड कल्चरल एक्सचेंजेस ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म वेज ऑफ लाइफ, और नए नए जो इन्वेंशंस आए, नए नए जो आइडियाज आए, इनकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म होती चली गई, यानी चेंज होती चली गई। दिस स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी हैज डीप रूट्स इन इंडियाज नॉलेज ट्रेडिशंस, ठीक है। अर्ली थिंकर्स वैल्यूड डिस्कशन, क्वेश्चनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, यानी पुराने जो थिंकर्स थे वो डिस्कशन को, क्वेश्चनिंग मतलब होता है क्वेश्चन करना किसी को, क्वेश्चनिंग को, लॉजिकल रीजनिंग को, संसार को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल मानते थे कि भाई अगर आपको वर्ल्ड को समझना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपके पास एक लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, आपको डिस्कशन आना चाहिए, आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। नॉलेज वॉज एक्सप्लोर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग। नॉलेज कैसे मिलती थी कि भाई आप चीजों को ऑब्जर्व करो, रिफ्लेक्शन देखो, और डायलॉग मतलब बातचीत करो। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्सेप्ट ऑफ द पंच महाभूतास, जैसे एक पंच महाभूतास का एक कॉन्सेप्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि ये साइड में आपको समझाया भी हुआ है कि पंच महाभूतास का मतलब क्या होता है। तो पंच महाभूतास क्या होते हैं पहले साइड में है, उसको एक बार देख लेते हैं, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। पंच महाभूतास का मतलब क्या है? तो द आइडिया ऑफ द पंच महाभूतास यानी 5 ग्रेट एलिमेंट्स, हमारे वर्ल्ड में, हमारे पूरे संसार में 5 ग्रेट एलिमेंट्स होते हैं, comes from Indian philosophical traditions and explains the world as composed of 5 fundamental elements। हमारा जो कल्चर है उसमें बताया गया है कि हमारा जो पूरा संसार है, पूरा वर्ल्ड है, ये 5 मेन एलिमेंट से मिलकर के बना है। 5 मेन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? अर्थ, तो जो हमारे यहाँ कल्चर में जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो एक है अर्थ यानी कि पृथ्वी, एक है वाटर यानी कि अपाह, एक है फायर यानी कि अग्नि, और एयर यानी कि वायु, और स्पेस यानी कि आकाश।
तो ये 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको ही मिलाकर के, जिनकी वजह से ही ये पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा जो संसार है, ये क्रिएट हुआ है। तो कौन कौन सी 5 चीजें हैं? तो पृथ्वी, अपा, अग्नि, वायु, आकाश। स्कॉलर्स यूज दिस आइडिया टू एक्सप्लेन नेचुरल प्रोसेसेस। तो स्कॉलर्स यानी विद्वान लोग जो हैं वो इस आइडिया को यूज करते हैं नेचुरल प्रोसेस को समझाने के लिए। द ह्यूमन बॉडी, ये बताया जाता है कि हमारा जो शरीर है वो भी इन्हीं 5 एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, तो इसलिए इनको पंच महाभूतास कहा जाता है। And the relationship between living beings and the environment. While expressed in philosophical terms, it represents an early attempt to understand nature as an interconnected system. यानी कि इसको एक तरीका माना जाता है कि भाई हमारे जो पुराने लोग थे, प्राचीन लोग थे, वो इस चीज को एक तरीका बनाते थे कि आपको ये समझ में आए कि जो हमारा पूरा संसार है ये इंटरकनेक्टेड है, ये अलग अलग नहीं है, ये इन 5 चीजों से मिलकर के बना है, और हमारा जो शरीर है वो भी इन्हीं 5 चीजों से मिलकर के बना है। यानी हम और हमारा जो संसार है, हमारा जो वर्ल्ड है, वो आपस में जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन है हमारे और संसार के बीच में। ठीक है। तो पंच महाभूतास डिस्क्राइब्स द नेचुरल वर्ल्ड एज एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, इंटरकनेक्टेड सिस्टम, कि हमारा पूरा संसार एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है हमारे बीच में और संसार के बीच में। इन विच ह्यूमन लाइफ इज एम्बेडेड, जिसमें ह्यूमन लाइफ शामिल है। इट हेल्प्स एक्सप्लेन how the environment influences settlement patterns, occupations, architecture, food habits and health practices। यानी कि environment जो है वो हमारे इन सारी चीजों को influence करता है। ठीक है। An idea that remains relevant as societies respond to environmental challenges. Similarly, the idea of Vasudhaiv Kutumbakam, meaning the world is one family, expresses the interconnectedness of human societies across regions and cultures। ऐसा ही एक और आइडिया है वसुधैव कुटुंबकम का, इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा। वसुधैव कुटुंबकम कहां चला गया? ये रहा, वसुधैव कुटुंबकम। ये भी एक तरह का ऐसा आइडिया है जो आपको ये बताता है कि भाई हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो आपस में जुड़ा हुआ है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है, वसुधैव का मतलब होता है वसुधा, वसुधा मतलब पृथ्वी, और कुटुंबकम का मतलब होता है परिवार। यानी जो पूरी जो पृथ्वी है, पूरा जो संसार है, पूरा जो वर्ल्ड है, वो एक परिवार है, वो एक फैमिली है, यानी आपस में सब जुड़े हुए हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम जो है वो भी आपको यही बताता है कि हमारा जो पूरा संसार है वो आपस में जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। This sense of interdependence lies at the core of what social science seeks to understand when it studies global interactions and relationships। तो हमें पूरे वर्ल्ड को इस तरीके से समझना चाहिए, वर्ल्ड की सोसाइटी को इस तरीके से समझना चाहिए कि सारी चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सारी चीजें आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। अर्ली रिफ्लेक्शंस ऑन गवर्नेंस इन इंडिया ऑल्सो लिंक्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी विद पब्लिक वेलफेयर एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी हमारे जो पुराना सिस्टम था हमारे देश में, जो एंशिएंट टाइम पे सिस्टम था, उसमें भी हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं कि पॉलिटिकल अथॉरिटी विद पब्लिक वेलफेयर, पॉलिटिकल अथॉरिटी भी है, साथ में पब्लिक का वेलफेयर भी हो रहा है, और एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि राजा के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सही तरीके से काम करना है। द अर्थशास्त्र, ये किताब आप याद रखिएगा, अर्थशास्त्र, ये किताब थी किसकी? कौटिल्य की। कौटिल्य मतलब चाणक्य, ठीक है, इनके कई नाम हैं, चाणक्य हैं, विष्णुगुप्त हैं, कौटिल्य हैं, एक ही बात है। तो इन्होंने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। इसमें ना केवल इन्होंने अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी के बारे में बताया, बल्कि इन्होंने अर्थशास्त्र में लगभग हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे सोसाइटी हो, हर एक चीज के बारे में, गवर्नेंस स्ट्रक्चर हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर एक चीज के बारे में इन्होंने इसमें डिस्कस किया। तो अर्थशास्त्र एट्रीब्यूटेड टू कौटिल्य, जो कौटिल्य ने लिखी है, कंपोज्ड अबाउट 2300 ईयर्स अगो, लगभग 2300 साल पहले किताब लिखी गई थी। एग्जामिन्ड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया है, इसमें इकोनॉमिक मैनेजमेंट के बारे में बताया है, इसमें टैक्सेशन के बारे में बताया है, एंड द ड्यूटीज ऑफ रूलर्स टुवर्ड देयर पीपल, और एक राजा की क्या ड्यूटीज हैं लोगों के प्रति, उसके बारे में भी बताया है। सच वर्क्स शो दैट systematic thinking about governance and the economy existed long before modern academic disciplines developed। यानी कि ये चीजें बताती हैं कि भाई आज जो हमारा सिस्टम है उससे कई हजार साल पहले भी एक हमारे यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम था, प्रॉपर गवर्नेंस सिस्टम था, जिससे समाज को चलाया जाता था। ठीक है। These traditions demonstrate that the effort to understand society through observation, reasoning and reflection has a long history। Modern social science continues this legacy using new tools and methods to study how societies function and change over time।
To understand the present, we must trace the long journey of continuity and change and explore how societies evolved. यानी कि आज के समय को समझने के लिए, प्रेजेंट को समझने के लिए हमें इस पूरी जर्नी को समझना पड़ता है कि हमारी अभी तक की जर्नी रही कैसी है, हमारा पास्ट कैसा रहा है। तो कई लोग पूछते हैं ना सर हिस्ट्री क्यों जरूरी है, तो हिस्ट्री पढ़नी इसीलिए जरूरी है क्योंकि हिस्ट्री से हमें यह पता चलता है कि हमने यहां तक की जो जर्नी है वो कैसे अचीव करी है, हमने क्या क्या गलतियां करी हैं, हमने क्या क्या अच्छी चीजें करी हैं। तो जो अच्छी चीजें करी हैं उनको हम रिपीट कर सकते हैं, उनको हम रख सकते हैं, जो गलतियां हमने करी हैं उनको हम सुधार सकते हैं। तो पास्ट को पढ़ना, पास्ट को समझना बहुत जरूरी होता है अपने प्रेजेंट को ठीक करने के लिए। हाउ इंस्टीट्यूशंस डेवलप्ड, किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, एंड हाउ रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल एंड द एनवायरमेंट ट्रांसफॉर्म, किस तरीके से लोग और एनवायरमेंट के बीच का जो रिलेशन है वो ट्रांसफॉर्म होता है, वो चेंज होता है। Hence, social scientists observe people's lives, conduct interviews and surveys, examine documents and compare different types of times and places. तो जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं, जैसा आपने साइंस में तो देखा होगा, साइंटिस्ट होते हैं, नासा में काम करते हैं, इसरो में काम करते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो साइंस के बारे में पढ़ते हैं। एक होते हैं सोशल साइंटिस्ट जो समाज को स्टडी करते हैं, समाज के साइंटिस्ट होते हैं, सोसाइटी के साइंटिस्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, तो वो लोगों को स्टडी करते हैं, लोगों के इंटरव्यूज लेते हैं, लोगों के लिए सर्वे करते हैं। तो ये सारे जो काम करते हैं कौन करते हैं, सोशल साइंटिस्ट, यानी कि जो सोशल साइंस के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे होते हैं। बाय गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज दे डेवलप एक्सप्लेनेशंस दैट आर सपोर्टेड बाय एविडेंस, यानी अलग अलग रिसोर्सेज से जब वो इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसको दैट दे डेवलप एक्सप्लेनेशंस, उसके बारे में वो एक एक्सप्लेनेशन डेवलप करते हैं जिसमें एविडेंसेस भी होते हैं, जिसमें सबूत होते हैं। This way, social science explains both what endures and what changes, showing how the past shapes the present and how today's actions will influence the future. तो ये बताता है कि हमारा पास्ट किस तरीके से हमारे प्रेजेंट को शेप करता है और हमारा जो प्रेजेंट है वो किस तरीके से हमारे फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करेगा। यानी हमारे प्रेजेंट की वजह से हमारा फ्यूचर चेंज होगा और हमारे पास्ट जो है वो किस तरीके से हमारे प्रेजेंट को बेटर बना सकता है। आगे बात करते हैं सोशल साइंस एज ए स्टडी ऑफ डिसिप्लिन्स। तो हम सोशल साइंस में कौन कौन से डिसिप्लिन्स को स्टडी करते हैं। डिसिप्लिन मतलब होता है पार्ट, यानी हम क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं सोशल साइंस के अंदर। तो ह्यूमन सोसाइटी इज ए कॉम्प्लेक्स एंड नो सिंगल फील्ड ऑफ स्टडी कैन फुल्ली एक्सप्लेन इट। ह्यूमन सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, केवल एक जो फील्ड है वो इसको समझा नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अ ड्रॉट अफेक्ट्स क्रॉप्स, इन्वायरमेंट, फार्मर्स इनकम्स, इकोनॉमी, गवर्नमेंट रिलीफ मेजर्स, पॉलिटिक्स, माइग्रेशन टू सिटी सोसाइटी एंड ट्रेडिशनल वेज ऑफ कोपिंग विद स्कार्सिटी। यानी अगर मान लीजिए किसी जगह पर बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर कहीं पे बाढ़ आती है तो उस बाढ़ की वजह से क्या क्या चीजें होती हैं। तो उसमें हर एक सब्जेक्ट आपका आता है, उसमें आपका इन्वायरमेंट भी आता है, उसमें आपका इकोनॉमी भी आता है, उसमें आपका पॉलिटिक्स भी आता है, उसमें आपका सोसाइटी भी आता है, उसमें आपका कल्चर भी आता है। तो सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उस टॉपिक को टच करते हैं। यानी सोसाइटी को समझने के लिए केवल एक फील्ड की स्टडी नहीं करनी होती है, बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स की स्टडी करनी होती है। To understand such situations, we must examine society from different perspectives. तो इन सारी सिचुएशन को समझने के लिए हमें सोसाइटी को अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझना पड़ता है। सोशल साइंस therefore is not a single subject but a group of related disciplines. तो सोशल साइंस बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स का एक ग्रुप है, each focusing on a different aspect of human life, जिसमें ह्यूमन लाइफ के बारे में अलग अलग एस्पेक्ट से स्टडी किया जाता है। टुगेदर दे हेल्प अस अंडरस्टैंड सोसाइटी इन ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड कनेक्टेड वे, जिसकी वजह से हम सोसाइटी को एक समग्र तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझ पाते हैं। इन ग्रेड 9-10 यानी कि 9th और 10th ग्रेड्स में, 9th और 10th क्लासेस में सोशल साइंस प्राइमरली ड्रॉज फ्रॉम 4 कोर डिसिप्लिन। तो सोशल साइंस में आप 4 डिसिप्लिन को पढ़ोगे। वो 4 डिसिप्लिन कौन कौन से हैं? ज्योग्राफी आप पढ़ोगे 9th-10th में, हिस्ट्री पढ़ोगे आप, पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे एंड इकोनॉमी पढ़ोगे। तो आप ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जो आप 9th और 10th में पढ़ोगे। 10th में तो अलग अलग बुक्स हैं। 9th में इस बार क्या किया है कि 9th में एक ही किताब में आपके चारों सब्जेक्ट्स के जो चैप्टर्स हैं वो कवर किए गए हैं। तो अभी तो पार्ट 1 आया है 9th का, हो सकता है बाद में पार्ट 2 भी आए, तो चैप्टर्स फिर ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है। अदर डिसिप्लिन सच एज सोशोलॉजी, बाकी जब आप थोड़ी सी हायर क्लासेस में जाओगे, जैसे 9th-10th के बाद आप जब 11th में जाओगे और वहां जाकर के अगर आप साइंस साइड या कॉमर्स साइड नहीं लेते हो, आप ह्यूमैनिटीज लेते हो, तो वहां पे और भी अलग अलग डिसिप्लिन आएंगे इन चारों के अलावा। जैसे वहां पे आपके सोशोलॉजी भी आएगा, वहां पे आपका फिलोसफी आएगा, एंथ्रोपोलॉजी आएगा, साइकोलॉजी आएगा, ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ द ब्रॉडर सोशल साइंस फैमिली, जो बाद में सोशल साइंस फैमिली का एक पार्ट बन जाते हैं।
These fields explore social relationships, ethical reasoning and human behavior in greater depth and will be further developed in higher grades. जो आपके हायर ग्रेड्स में ये सारी चीजें डेवलप करते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बताया कि भाई हर एक सब्जेक्ट क्या क्या स्टडी करता है। तो जैसे ज्योग्राफी है तो वो क्या स्टडी करता है, तो वो अर्थ के बारे में स्टडी करता है, इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करता है, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर सराउंडिंग्स, और लोग अपने आसपास की चीज़ों से कैसे रिलेट करते हैं उसके बारे में स्टडी करता है। हिस्ट्री एग्जामिन्स द ह्यूमन पास्ट, हिस्ट्री जो है पास्ट के बारे में स्टडी करता है और किस तरीके से हमारी सोसाइटी टाइम के हिसाब से चेंज होती है उसके बारे में स्टडी करता है। पॉलिटिकल साइंस क्या स्टडी करता है, तो गवर्नेंस के बारे में, पावर क्या होती है, हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये स्टडी करता है आपका पॉलिटिकल साइंस। इकोनॉमी क्या स्टडी करता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो क्या चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं, कैसे प्रोड्यूस करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करती हैं, रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे करती हैं, हमारी नीड्स को फुलफिल कैसे करती हैं, तो ये आपका आता है इकोनॉमी के अंदर। Each discipline asks different questions, yet all are interconnected and together provide a holistic understanding of society। यानी कि हर एक डिसिप्लिन जो है अलग अलग क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन ये सारे मिलकर के, ये सारे डिसिप्लिन मिलकर के हमारा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है करते हैं। Let us now explore these disciplines in details। अब हम इन्हीं डिसिप्लिन्स को थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं कि भाई हर एक के बारे में, जैसे ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा पहले समझ लेते हैं कि ज्योग्राफी जो है वो हमें इसमें क्या क्या बताएगी। तो ज्योग्राफी स्टडीज द लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल्स एंड पीपल। तो ज्योग्राफी जो है वो किस चीज़ के बारे में स्टडी करता है, तो प्लेसेस के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, मटेरियल्स के बारे में, पीपल एज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड देयर सराउंडिंग्स। ये मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। अच्छा चलो मैं आपको पहले थोड़ा सा आसान भाषा में समझा देता हूँ कि क्या क्या अलग अलग सब्जेक्ट्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं। हालांकि आपने 6, 7, 8 में पढ़ी हैं चीज़ें, तो आपके लिए बहुत कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये जो चैप्टर एक तरीके से इंट्रोडक्शन है सोशल साइंस का, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, ये बस हम एक बार पढ़ लेते हैं ताकि ऐसा ना लगे, फोमो क्रिएट ना हो कि कुछ फियर ऑफ मिसिंग आउट बोलते हैं जिसको, कि हमसे कुछ छूट गया, हमने भाई पहला चैप्टर नहीं पढ़ा, क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट तो उसमें निकल ना गया हो, ठीक है। तो इस वजह से बस हम इसकी एक बार रीडिंग कर लेते हैं, बाकी इस चैप्टर में कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने ये चीज़ें पहले ही पता है आपको कि ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हो, हिस्ट्री में क्या पढ़ते हो, पॉलिटी में क्या पढ़ते हो, इकोनॉमी में क्या पढ़ते हो, तो वही चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई हैं। तो ज्योग्राफी में हम अपनी सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। इट एग्जामिन्स बोथ द फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस, इसमें हम अर्थ सरफेस के बारे में भी पढ़ते हैं, एंड द ह्यूमन कम्युनिटीज दैट इनहेबिट इट, और इसमें जो ह्यूमन कम्युनिटीज रहती हैं, इंसान रहते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। फोकसिंग ऑन हाउ पीपल इंटरेक्ट विद द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड हाउ प्लेसेस इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन लाइफ, कि भाई इंसान जो है वो कैसे नेचुरल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं और अलग अलग प्लेसेस जो है वो हमारी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं, ये भी इसमें हम पढ़ते हैं। ज्योग्राफी सीक्स टू अंडरस्टैंड वेयर थिंग्स आर लोकेटेड, कि कोई जगह कहाँ पर लोकेटेड है, वाई दे आर फाउंड देयर, वो जगह वहाँ पर क्यों लोकेटेड है, क्यों पाई जाती है, एंड हाउ प्लेसेस नियर और डिस्टेंट अफेक्ट वन अनदर ओवर टाइम। इट व्यूज द वर्ल्ड एज ए सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज एंड अडॉप्ट्स अ होलिस्टिक अप्रोच बाय इंटीग्रेटिंग स्पेशल पर्सपेक्टिव्स। तो इसमें आपके अलग अलग कई सारे पर्सपेक्टिव डेवलप होते हैं, लोकेशन की, सिग्निफिकेंस की, ये सारे पर्सपेक्टिव आपके डेवलप होते हैं। विद टेम्पोरल पर्सपेक्टिव्स, जैसे चेंज ओवर टाइम, जो आपके चेंज होते रहते हैं, अलग अलग टाइम पे आपके जो पर्सपेक्टिव चेंज होते हैं उनको कहा जाता है टेम्पोरल पर्सपेक्टिव्स। ड्राइंग ऑन बोथ नेचुरल साइंसेज सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड सोशल साइंसेज इंक्लूडिंग पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमीज एंड हिस्ट्री। Geography helps answer questions like why India has historically been a hub of global interaction and how the Indian peninsula long coastline facilitated contact with Africa, Europe and Southeast Asia। भाई ज्योग्राफी ही हमें बताती है कि भाई हमारा जो देश था वो किस तरीके से, हमारे देश में इतने सारे रिसोर्सेज पाए जाते थे, हमारा देश क्यों इतना ग्लोबल इंटरेक्शन करता था, अलग अलग देशों के साथ हमारे व्यापार होते थे, और हमारा जो पेनिनसुला है वहाँ से किस तरीके से हमारी जो कोस्टलाइन है वो अफ्रीका के साथ, यूरोप के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापार करती थी या कनेक्ट करती थी, कॉन्टेक्ट करती थी। तो ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन टेक्स हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स एंड इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस। इट यूजेस मैप्स, इसमें मैप का इस्तेमाल होता है, ग्लोब का इस्तेमाल होता है, एटलसेस का इस्तेमाल होता है। एटलस मतलब कलेक्शन ऑफ मैप्स, यानी कि जो आप मैप रखते हो अपने पास बहुत सारे, तो उसको एटलस कहा जाता है, किताब भी आती है एटलस। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है GIS, उसके बारे में स्टडी करते हैं ज्योग्राफी में। इन्फोग्राफिक्स होते हैं इसमें, एंड वेरियस अदर इंस्ट्रूमेंट्स। इन द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 2 years यू विल रियलाइज हाउ दीज टूल्स इनहेंस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिसिप्लिन। तो आने वाले 2 सालों में, 9th और 10th में, आप
ज्योग्राफी के बारे में और इन टूल्स के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में कि मैप क्या है, ग्लोब क्या है, एटलस क्या है, इनके बारे में आप काफ़ी स्टडी करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ओवर द नेक्स्ट 2 years, यानी अगले 2 सालों में, यू विल स्टडी द प्रोसेसेस दैट शेप द अर्थ सरफेस एंड द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। आने वाले 2 सालों में आप ये पढ़ोगे कि भाई हमारी अर्थ सरफेस कैसे बनी है, इसकी अलग अलग कौन कौन सी यहाँ पे लैंडफॉर्म पाई जाती हैं। यू विल लर्न अबाउट द एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। आप एटमॉस्फेयर क्लाइमेट के बारे में पढ़ोगे, ओशन के बारे में पढ़ोगे, मेजर बायोम्स कौन कौन से बायोम पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ोगे, एंड इंडियाज बायोस्फीयर रिजर्व्स, इंडिया में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनके बारे में पढ़ोगे। यू विल ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस टू जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजीज। आप नई नई जो टेक्नोलॉजीज हैं अर्थ को स्टडी करने की, उनके बारे में पढ़ोगे। लाइफ इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया में और वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर किस तरह की लाइफ है, लोग कैसे रहते हैं, उसके बारे में आप पढ़ोगे। ज्योग्राफिकल and socio-economic perspectives on selected issues and the historical development of geographical knowledge। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में कुल मिला के आप पूरी ज्योग्राफी में स्टडी करोगे आने वाले 2 सालों में। बात करते हैं आगे हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री हमें सोशल साइंस में क्या क्या चीज़ें कवर करके देती है। तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट। हिस्ट्री जो है बहुत सिंपल चीज़ है। हम इसमें क्या पढ़ते हैं, तो ह्यूमन पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, थ्रू विच सोसाइटीज सीक टू अंडरस्टैंड पीपल्स एक्सपीरियंसेस, वैल्यूज एंड चेंजेस ओवर टाइम। देयर आर मल्टीपल वेज टू इंटरप्रेट द पास्ट एंड ट्रांसमिट कल्चरल वैल्यूज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ठीक है, कई सारे अलग अलग तरीके होते हैं पास्ट को समझने के, और किस तरीके से हमारा जो कल्चर है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है। ठीक है, one of the oldest and the most influential tradition of preserving cultural memory in Bharat is the इतिहास पुराण tradition। ठीक है, through stories this tradition not only shares historical information but also gives cultural meaning to events and people। इतिहास पुराण मतलब है कि भाई आप इतिहास को किस तरीके से स्टडी करते हो। इतिहास में अलग अलग जो इंफॉर्मेशंस होती हैं, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन होती हैं, बट ऑल्सो गिव्स कल्चरल मीनिंग टू इवेंट्स एंड पीपल, कि भाई अलग अलग इवेंट को आप एक कल्चरल मीनिंग प्रोवाइड कराते हो। इन डूइंग सो इट रीइंफोर्सेस enduring ideals and values, offering a sense of identity and purpose across cultures। Different historical traditions have utilized different methods, यानी अलग अलग ट्रेडिशन में अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करोगे आप। Some traditions emphasize moral and philosophical insight while others offer documentary verification। Modern historiography by contrast increasingly relies on empirical evidence, यानी कि जो हम मॉडर्न तरीके से हिस्ट्री को पढ़ते हैं उसमें एम्पिरिकल एविडेंस जो है वो एक इंपॉर्टेंट टूल का जो है रोल प्ले करते हैं। जैसे इसका मतलब क्या है, एम्पिरिकल एविडेंस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। भाई हम जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन करते हैं, मान लीजिए हम कहीं पे आर्कियोलॉजी कर रहे हैं, कहीं पे हम खुदाई कर रहे हैं, पुरातत्व विभाग जो है खुदाई करता है और जमीन से कई सारी अलग अलग चीजें निकालता है, तो जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है उसी को कहा जाता है एम्पिरिकल एविडेंस। ठीक है, history writing draws on a wide range of sources to understand the social realities of the past। These include archaeological and literary traditions such as travelogues। इसमें हमारे आर्कियोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स होती हैं वो भी आती हैं, उनसे भी हम हिस्ट्री को समझते हैं। उसके अलावा जो लिटरेरी ट्रेडिशंस हैं, यानी कि जो किताबें लिखी गई हैं पास्ट में, उनसे भी हम हिस्ट्री को समझते हैं। जैसे कि ट्रेवलॉग्स, मान लीजिए कोई ट्रैवल करने आता है, जैसे हमारे देश में हुएनसांग ट्रैवल करने आया, या आप समझ लीजिए जैसे फाहियान, जिसको फाशियान भी कहा जाता है, फाशियान ट्रैवल करने आया, तो वो जो किताबें लिख करके गए या वो जो अपनी यात्रा के बारे में लिख करके गए, जैसे डोमिंगो पेज आया था विजयनगर एम्पायर में, तो वो जो अपनी यात्रा के बारे में लिख के जाते हैं उसको ट्रैवलॉग्स कहा जाता है। उसके अलावा मेमोयर होते हैं, यानी कि अपने पूरी लाइफ के बारे में अगर कोई इंसान बताता है कुछ अपनी मेमोरी के बारे में कि भाई मुझे कोई बात याद आ रही है, उसके बारे में किताब लिख दी मैंने, तो उसको मेमोयर कहा जाता है। कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि आपस में जो बातचीत करते हैं, राजा महाराजा जैसे पहले आपस में मान लीजिए लेटर लिखते थे एक दूसरे को, तो उसको कॉरस्पॉन्डेंस कहा जाता है। उसके अलावा जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है साइड में। जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स और सोर्सेज दैट ट्रेस फैमिली लीनिएज एंड एंसेस्ट्री बाय रिकॉर्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन जनरेशंस एंड डॉक्यूमेंटिंग इवेंट्स सच एज बर्थ, मैरिज एंड डेथ। इसका मतलब यह है कि भाई जो रॉयल फैमिली होती है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा राजा है, अब उस राजा के जितने बेटे हैं उनके बारे में एक रिकॉर्ड रखा जाता है कि भाई इस राजा के इतने बेटे थे, इन बेटों की इनसे शादी हुई थी, इन बच्चों के इतने बच्चे थे, ठीक है, इनकी लाइफ में क्या क्या हुआ, ये सारा जो पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, इस रिकॉर्ड को कहा जाता है जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड, जिसमें जनरेशन बाय जनरेशन एक रॉयल फैमिली का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं, उसको कहते हैं जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स।
उसके अलावा फॉकलोर होती हैं। फॉकलोर का मतलब होता है जो किसी पर्टिकुलर जगह पर जो फेमस कहानियां होती हैं उसको फॉकलोर कहा जाता है। एंड ओरल ट्रेडिशंस, यानी कि मान लीजिए मैंने आपको कोई बात बता दी है, अब आप आने वाली जनरेशन को वो बात बता दोगे, वो अपने आने वाली जनरेशन को वो बात बता देगी। तो इस तरीके से ओरली जो है हमारा एक मैसेज, हमारी एक इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट होती चली जाएगी। तो ये भी एक हिस्ट्री का पार्ट है, यहां से भी हम हिस्ट्री को समझते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। एंड रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स, और जो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स होते थे पास्ट में, उनसे भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। मटेरियल रिमेन्स यूज टू स्टडी द पास्ट आर नोन एज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। जो चीजें हमारे फाइंडिंग्स होती हैं, धरती से निकलती हैं, जो हम फाइंड करते हैं, उनको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं। दीज इंक्लूड मॉन्यूमेंट्स, इसमें मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स हैं, एक्सकेवेटेड साइट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड आर्ट सच एज स्कल्पचर्स, यानी कि मूर्तियां हैं, पेंटिंग्स हैं। देयर एनालिसिस ऑफन इन्वॉल्व साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग। Over the next 2 years, you will learn about early human history and trace major developments in India from the beginnings of civilization to the present day। यानी हम बिल्कुल अपनी पुरानी सिविलाइजेशन से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के आज प्रेजेंट तक की हिस्ट्री को समझेंगे। You will also explore key landmarks in world history, including the Greco-Roman world, the Reformation, the Renaissance, the Enlightenment, and the Industrial Revolution. In addition, you will examine colonialism, इट्स ग्लोबल इम्पैक्ट एंड वेरियस एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो हम जो वर्ल्ड की हिस्ट्री है, ठीक है, उसमें आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, फ्रेंच रिवोल्यूशन है, इन सारी चीज़ों को भी समझेंगे। जो ग्रेट रेनेसा आया उसको भी समझेंगे यूरोप में, ठीक है। और जो कॉलोनिज्म है, यानी कि अंग्रेजों ने, फ्रेंच ने, कई सारे यूरोपियन कंट्रीज ने जो अलग अलग देशों पे कब्जा जमाया, और फिर उन देशों में एंटी कॉलोनियल जो आंदोलन हुए, जैसे हमारे देश में आज़ादी का आंदोलन हुआ, इस तरह के आंदोलन जो है उनको भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये सारा आपका हिस्ट्री में आएगा। लिटरेरी सोर्सेज मतलब इस तरीके के, जो कुछ लिखी हुई चीज़ें जो हमको मिलती हैं पुरानी, तो उसको कहा जाता है लिटरेरी सोर्सेज। जैसे ये जो है सामवेद का एक मैन्युस्क्रिप्ट है, ये हमारे नेशनल म्यूजियम दिल्ली में रखा हुआ है, ठीक है। ये भी एक ट्रेडिशनल पाम लीफ, ये पाम की लीफ, पाम का जो पेड़ होता है उसकी जो पत्ती है उसके ऊपर ये लिखा हुआ है। ये कहाँ पर है? तो ऑफ द तिरुक्कुरल, एन एंशिएंट तमिल टेक्स्ट ऑफ एथिकल विजडम। ये तमिल टेक्स्ट, तमिल में एक मैन्युस्क्रिप्ट पाया गया। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब है कि जो हमें जमीन में खुदाई करने के बाद जो चीज़ें फाइंड होती हैं, जैसे ये एक टेराकोटा की मूर्ति है, टेराकोटा फिगरीन फ्रॉम द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलती है। ये भी एक मूर्ति है, स्कल्पचर ऑफ विष्णु फ्रॉम द 12th सेंचुरी सी। ये 12th सेंचुरी सी की एक मूर्ति है विष्णु भगवान की, ठीक है। ये हैं कुछ एपिग्राफिक सोर्सेज। एपिग्राफिक सोर्सेज का मतलब होता है कि जो राजा महाराजा अपने बारे में या अपने किए हुए कार्यों के बारे में कुछ लिखवा करके जाते थे पत्थरों पे, कुछ शिलालेखों पे, तो उसको एपिग्राफिक सोर्सेज कहा जाता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हिस्टोरिकल सोर्स कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट, डिक्रीज और रिकॉर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ड्यूरेबल मटेरियल्स, यानी पत्थरों पे। ड्यूरेबल मटेरियल मतलब जो चीज़ें हमेशा रहेंगी, सच एज स्टोन, मेटल प्लेट्स और रॉक सरफेस। These inscriptions provide direct evidence about past events, rulers, administration and society। तो ये जो inscriptions हमें मिलते हैं पुराने पत्थरों के ऊपर या मेटल प्लेट्स के ऊपर, ये हमें पुराने ट्रेडिशन के बारे में, पुराने राजाओं के बारे में बताते हैं। जैसे ये जो है आपको ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन मिलता है ऑन पार्ट ऑफ ए पिलर बिलोंगिंग टू द गुप्ता पीरियड। तो ये गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है। ये भी एक पत्थर पे आपको मिलता है। कन्नड़ इंस्क्रिप्शन ऑफ एम्परर कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय का एक इंस्क्रिप्शन है। कृष्णदेव राय एक बहुत बड़े राजा थे विजयनगर एम्पायर के। एट द अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल, प्रसन्ना विरूपाक्ष टेम्पल हम्पी, जो हम्पी में विरूपाक्ष टेम्पल है उसी में ये एक शिवा टेम्पल है अंडरग्राउंड में, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। न्यूमिस्मेटिक मतलब होता है कॉइन्स, सिंपल मतलब है। न्यूमिस्मेटिक मतलब होता है कॉइन, यहाँ लिखा हुआ है साइड में। न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज क्या होते हैं? अ हिस्टोरिकल सोर्स कंप्राइजिंग कॉइन्स, जिसमें आपके कॉइन्स आते हैं, करेंसी और मेडल्स। न्यूमिस्मेटिक्स हेल्प्स हिस्टोरियंस स्टडी द इकोनॉमी, chronology, rulers, trade, political boundaries and culture of civilization through the metal content, inscriptions and symbols on coins। तो कॉइन से हमें बहुत सारी चीज़ समझ में आती है कि भाई कॉइन से हमें ये भी समझ में आता है उस समय इकोनॉमी कैसी थी, उस समय कौन कौन से मेटल इस्तेमाल किए जाते थे, कॉइन्स पर जो मूर्तियां बनाई जाती हैं उससे उस समय के कल्चर के बारे में पता चलता था, ठीक है। राजा जो है किस तरीके से सोचता था उसके बारे में पता चलता था। तो कॉइन से काफ़ी ज़्यादा हमें हिस्ट्री के बारे में चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये जो कॉइन है, अ कॉइन इशू बाय किंग समुद्रगुप्त, ये राजा समुद्रगुप्त का कॉइन है, ठीक है। ये है मुगल कॉइन इशूड ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर, ये जहांगीर के समय का कॉइन है। शोइंग द ज़ोडिएक साइन सैगिटेरियस, इसमें एक राशि जो होती है सैगिटेरियस, आप में सोच सकता है किसी की राशि हो,
राशि आपको पता ना, राशि होती है भाई, हर एक इंसान की एक एक राशि होती है। तो एक जोडिएक साइन होता है जो, तो ये सेगिटेरियस है। सेगिटेरियस को हिंदी में क्या कहते हैं? धनु राशि। तो धनु राशि है ये। तो जहांगीर ने अपने कॉइन पे धनु राशि को दिखाया है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस की। तो हमने दो जो सब्जेक्ट्स हैं सोशल साइंस में, उनके बारे में थोड़ी बात कर ली, डिस्कस कर लिया, एक ज्योग्राफी के बारे में और एक हिस्ट्री के बारे में। अब देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ गवर्नेंस विच इन्फॉर्म्स अस हाउ एंड व्हाई पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो पॉलिटिकल साइंस में हम क्या स्टडी करते हैं? गवर्नेंस की स्टडी करते हैं कि भाई पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, पावर कैसे बनती है, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, पॉलिसीज कैसे इंप्लीमेंट करी जाती हैं, यानी हमारा देश किस तरीके से चलाया जाता है, एक राज्य को किस तरीके से चलाया जाता है। तो ये सारी चीजें बताती है आपकी पॉलिटिकल साइंस। इट इज द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम संविधान की स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट की स्टडी करते हैं एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट। पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो स्टडीज सोशल मूवमेंट्स। सोशल मूवमेंट यानी जो सामाजिक आंदोलन होते हैं, नेशन बिल्डिंग, फॉरेन पॉलिसी एंड द वेज पावर इज एक्सरसाइज्ड, शेयर्ड एंड रेगुलेटेड इन सोसाइटी एंड एवरीडे लाइफ। इन इंडियाज विलेजेस द पंचायती राज सिस्टम एम्बॉडीज ग्रासरूट डेमोक्रेसी। हमारे देश में जो पंचायती राज सिस्टम है वो एक ग्रासरूट डेमोक्रेसी का एग्जांपल है कि भाई डेमोक्रेसी जो है हमारे देश में वो एकदम जमीनी स्तर तक है। ठीक है, केवल ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर इलेक्शन हो जाते हैं देश में, बड़े बड़े इलेक्शन हो जाते हैं और खत्म। नहीं, हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है वो एकदम जमीनी स्तर तक है। उसका एग्जाम्पल है पंचायती राज सिस्टम। दिस शोज दैट पॉलिटिकल पावर एग्जिस्ट नॉट ओनली विद इन फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस बट ऑल्सो इन सोशल रिलेशनशिप्स, कस्टम्स एंड आइडियाज ऑफ लेजिटिमेसी। तो ये इसका एक एग्जांपल है। टू स्टडी पॉलिटिक्स देयरफॉर इज टू एग्जामिन सोसाइटी इटसेल्फ, इट्स हायरार्कीज एंड इट्स स्ट्रगल्स फॉर मोर इफेक्टिव एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस। तो भाई हायरार्की क्या होती है, कि पदक्रम क्या होता है, कि सबसे पहले कौन है, सबसे पहले राष्ट्रपति हैं, फिर उनके नीचे कौन है, वाइस प्रेसिडेंट हैं, फिर उनके नीचे कौन है, उनके नीचे कौन है। तो ये जो हायरार्की है ये हम समझते हैं पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, गवर्नेंस अकाउंटेबल होती है, इसके बारे में समझते हैं। द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया बिगेन वेरी अर्ली alongside reflections on how society should be organized and governed. Politics was not treated as a separate discipline but was closely linked to the ideas of dharma. भाई हमारा जो कल्चर है, जैसे मान लीजिए चाणक्य थे, तो अर्थशास्त्र में चाणक्य ने पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताया है कि राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को कैसे रूल करना चाहिए। तो राजा को धर्मा के हिसाब से रूल करना चाहिए, यानी कि मोरल ड्यूटी होती है राजा की। अर्थ यानी इकोनॉमिक वेलबींग एंड राजधर्म। राजधर्म क्या होता है, राजा की ड्यूटी क्या है। ठीक है, early texts such as the Ved, Upanishad and Puran discuss justice, authority, social order and the responsibilities of kings and citizens. तो हमारे जो पुराने टेक्स्ट हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, ये इन सारी चीजों के बारे में बताते हैं। Indian political thought is further articulated in works such as the Mahabharat and Shukra Niti, which address governance, law and ethical leadership. हमारे महाभारत में, शुक्र नीति में भी इन सारी चीजों के बारे में बताया है। Among these, the अर्थशास्त्र stands out as a foundational text. लेकिन सारी किताबों में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है अर्थशास्त्र। ठीक है, ओवरऑल इंडियन पॉलिटिकल थॉट अडॉप्टेड अ होलिस्टिक अप्रोच लिंकिंग पॉलिटिक्स विद इकोनॉमिक्स, सोशल लाइफ, मोरालिटी एंड डिफेंस। हमारी जो पॉलिटिकल थॉट है उसमें सारी चीजें इंक्लूड रहती हैं। पावर वॉज व्यूड एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन मियरली ए प्रिविलेज। दिस ट्रेडिशन helps us understand modern institutions such as the पंचायती राज सिस्टम। इसमें हम जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन है जैसे कि पंचायती राज सिस्टम, इसको भी स्टडी करते हैं, which promotes local self governance and public participation at the village level. In this way, ancient ideas continue to shape India's democratic practices today. ओवर द नेक्स्ट 2 years यानी आने वाले 2 सालों में वही सारी बातें बताई हैं कि आने वाले 2 सालों में आप क्या क्या पढ़ोगे इसके अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो यू विल स्टडी मेजर कंटेम्प्रेरी कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेस इन पॉलिटिकल साइंस इंक्लूडिंग डेमोक्रेसी। इसमें आप डेमोक्रेसी के बारे में समझोगे, आप इलेक्शंस कैसे होते हैं वो समझोगे, अथॉरिटी क्या होती है, सिविल सोसाइटी क्या होती है, गवर्नेंस क्या है, पब्लिक पॉलिसी क्या है, नेशनल सिक्योरिटी क्या है, इसके लिए चैलेंजेस क्या हैं, ये सारी चीजें आप आने वाले 2 सालों में समझोगे। अब लास्ट बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इकोनॉमिक्स जो है उसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं। तो पहले तो सिंपल भाषा में आपको सभी को पता होगा, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जो चीज पैसे से रिलेटेड होती है, कि देश में अर्थव्यवस्था कैसी है, देश का मनी सिस्टम कैसा है, देश में चीजें प्रोड्यूस कैसे होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती हैं, रिसोर्सेज कैसे यूज होते हैं, उसको कहा जाता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज डिसाइड हाउ टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू मीट देयर नीड्स। तो इकोनॉमिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि लिमिटेड जो रिसोर्सेज है हमारे पास उनको कैसे यूज किया जाए। ठीक है, इट स्टडीज हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, कैसे चीजें प्रोड्यूस करी जाती हैं, कैसे एक्सचेंज करी जाती हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करी जाती हैं, वो इसमें पढ़ा जाता है।
It also examines how these processes shape everyday life, from the food we eat and the clothes we wear to the jobs people do and the services they use. तो ये सारी चीजें हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं. Economics explores decision making by consumers, producers and governments. Consumers decide what to buy. Consumer decide करता है, यानी हम ग्राहक डिसाइड करते हैं कि क्या खरीदना है. Producer determine what and how much to produce. प्रोड्यूसर ये डिसाइड करता है कि कितना प्रोड्यूस करना है. एंड गवर्नमेंट्स फ्रेम पॉलिसीज टू बैलेंस गोल्स. और गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज बनाती है, रूल्स बनाती है इन सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए. सच एज ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, ताकि ग्रोथ स्टेबिलिटी बनी रहे, एफिशिएंसी रहे और चीजों में फेयरनेस रहे, पारदर्शिता रहे. इन दिस वे इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली अबाउट नंबर्स एंड मार्केट्स बट ऑल्सो अबाउट वेलबींग, इक्विटी एंड जस्टिस. तो इकोनॉमिक्स जो है केवल नंबर्स के बारे में नहीं है, मार्केट के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे वेलबींग के बारे में है, इक्विटी के बारे में. इक्विटी मतलब होता है समता, ताकि सभी के साथ इक्वालिटी हो, और जस्टिस के बारे में है कि सभी के साथ न्याय हो. इंडिया हैज अ रिच एंड डायनेमिक इकोनॉमिक हिस्ट्री. हमारी बहुत रिच और डायनेमिक इकोनॉमिक हिस्ट्री है. फॉर सेंचुरीज इट वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमीज एंड एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड मैरिटाइम एक्टिविटी. हमारा देश एक समय पे सोने की चिड़िया हुआ करता था. हमारा देश पूरे वर्ल्ड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमी हुआ करता था. लेकिन कॉलोनियल रूल डिसरप्टेड दिस प्रोग्रेस. लेकिन जो अंग्रेजों का शासन आया उसने सारी चीज को डिसरप्ट कर दिया, रोक दिया, रिजल्टिंग इन वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, जिसकी वजह से हमारे देश में पॉवर्टी आ गई, गरीबी आ गई, कई सारे फेमाइंस आए, भुखमरी आई, एंड द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज. जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, पुरानी इंडस्ट्रीज थी, वो खत्म हो गई, डिक्लाइन आ गया. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया बिगेन द टास्क ऑफ रीबिल्डिंग इट्स इकोनॉमी. आजादी के बाद हमने अपने आप को फिर से रीबिल्ड करना शुरू किया. इन रिसेंट डेकेड्स आवर कंट्री हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस थ्रू इंप्रूवमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी. हमने अभी पिछले कुछ दशकों में, पिछले कुछ सालों में हमने अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है. हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, हमारी इकोनॉमी डेवलप हुई है. ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हमारी ठीक हुई हैं. पॉवर्टी हमारी कम हुई है, गरीबी कम हुई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है. Yet important challenges remain, particularly in increasing incomes and ensuring that the benefits of growth reach all sections of society. लेकिन अभी भी हमें काफ़ी सारी चीज़ों पे काम करना बाकी है. भाई लोगों की जो इनकम है वो थोड़ी ज़्यादा हो, क्योंकि बाकी देशों में आप डेवलप्ड कंट्री में देखोगे तो पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा है, हमारे देश में पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है. तो उसको ग्रो करना अभी हमारे लिए एक टास्क है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयरफॉर रिमेन्स अ सेंट्रल नेशनल गोल. इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे देश का एक गोल है. मतलब understanding economies helps us recognize both achievements and challenges and encourages us to think about how resources can be used more wisely and fairly. कि resources को किस तरीके से यूज किया जा सकता है अच्छे तरीके से, while ensuring sustainable growth that meets present needs without harming the ability of future generations to meet theirs. यानी एक सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि भाई हम ही सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लें, अपने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़े ही ना. सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब होता है कि भाई रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करो ताकि आपके बाद जो लोग आएंगे उनके लिए भी कुछ बच जाए यूज करने के लिए. ऐसा ना हो कि आप सारे पेड़ आप ही काट दो. पेड़ों को इस तरीके से यूज करो ताकि जितने पेड़ आप काट रहे हो उससे ज्यादा आप उगाओ, ताकि आने वाली जनरेशंस के पास भी रिसोर्सेज बचे रहें. ओवर द नेक्स्ट 2 years, वही आने वाले 2 सालों में क्या क्या पढ़ोगे आप, तो यू विल स्टडी द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. हम इंडियन इकोनॉमी की फाउंडेशन को स्टडी करेंगे. मार्केट्स एंड प्राइसेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी के बारे में, इंटरनेशनल ट्रेड एंड द यूनियन बजट. दीज टॉपिक्स विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ इकोनॉमिक डिस्कशंस, डिसीजंस अफेक्ट इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज एंड द नेशन एज अ होल. तो ये सारी चीजें आपको अपने देश को समझने में हेल्प करेंगी. वाई शुड वी स्टडी सोशल साइंस. हमें सोशल साइंस क्यों स्टडी करनी चाहिए. लास्ट हेडिंग है आई थिंक, आफ्टर एक्सप्लोरिंग हाउ सोशल साइंस हेल्प्स अस ऑब्जर्व इवेंट्स, आस्क क्वेश्चंस एंड एग्जामिन एविडेंस, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डज दिस नॉलेज हेल्प अस इन आवर लाइफ्स. भाई एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो नॉलेज है ये हमें हमारी लाइफ में कैसे हेल्प करेगी, हमारी लाइफ में इससे क्या फायदा होगा. क्या फायदा होगा इसको पढ़ते हैं एक बार. द हाउस यू लिव इन, द वाटर यू यूज, जिस घर में आप रहते हो, जो पानी आप पीते हो, द रोड्स यू ट्रेवल, जिन रोड्स पे आप चलते हो, द स्कूल यू अटेंड, जिन स्कूल में आप जाते हो, द मार्केट यू विजिट, even the digital spaces you use are a part of system created and managed by society. यहाँ तक कि आप जो डिजिटल चीज़ें भी यूज़ करते हो, जैसे कि आप फ़ोन यूज़ करते हो या उसमें आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, वो भी आपके द्वारा, सोसाइटी के द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं. सोशल साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ दिस सिस्टम्स डेवलप, हाउ दे फंक्शन. तो सोशल साइंस हमें समझने में हेल्प करती है कि भाई ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, ये कैसे बनता है. ठीक है, एंड हाउ दे अफेक्ट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल. यू ऑल्सो लिव अमंग पीपल
हु मे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, आपके आसपास लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, फॉलो डाइवर्स कस्टम्स, अलग अलग कस्टम्स को फॉलो करते हैं, एंड प्रैक्टिस वेरिड ऑक्यूपेशंस, और सबके ऑक्यूपेशंस भी अलग अलग है, कोई टीचर है, कोई ऑफिसर है, कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में है, ठीक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, सबके अलग अलग प्रोफेशन है। वाई डू सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट विद इन द सेम कंट्री, ये अलग अलग डिफरेंसेस क्यों होते हैं, हाउ डू दे कंटिन्यू ओवर टाइम, ये सारे एक साथ कंटिन्यू कैसे करते हैं। सोशल साइंस एक्सप्लेन्स दीज वेरिएशंस एज आउटकम्स ऑफ ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो सोशल साइंस हमें इन सब के फैक्टर्स के बारे में स्टडी करने में हेल्प करता है कि इनके पीछे ये सारे फैक्टर्स हैं। दिस अंडरस्टैंडिंग बिल्ड्स रेस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग कम्युनिटीज। At the same time, it helps us recognize how Indian culture binds this diversity together through an underlying unity, fostering a sense of belonging and shared identity. और इसके अलावा साथ ही साथ ये हमें इस चीज़ में रिकॉग्नाइज करने में भी हेल्प करती है कि भाई हमारा जो कल्चर है वो किस तरीके से हमें एक दूसरे के साथ बांधे रखता है। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम एक साथ बने रहते हैं, जुड़े रहते हैं और एक देश के रूप में, एक रूप में जो है आगे बढ़ते हैं। In a democratic society, citizens play an active role in public life. Laws, rights, and responsibilities guide how people live together. When you understand how governments function and how decisions are made, you are better prepared to participate responsibly in civic life. जब आपको ये सारी चीज़ समझ में आती है तो आप बेटर तरीके से अपनी लाइफ में पार्टिसिपेट कर पाते हो, आप एक अच्छा इंसान बन पाते हो। Social science also strengthens your ability to think about shared challenges. When you hear about issues such as environmental protection, public health, employment, or urban growth, you learn to ask informed questions about their causes, effects, and possible solutions. जब आप इन सारी चीज़ों के बारे में सुनते हो कि भाई पब्लिक हेल्थ, प्रोटेक्शन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में जब आप सुनते हो तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ पाते हैं। क्यों आ पाते हैं? क्योंकि आपने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है, ये चीज़ें आप डेली लाइफ में देखते हो, ठीक है। तो आप एक अच्छे नागरिक के तौर पर बेटर क्वेश्चंस कर पाते हो। भाई जिनको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी, जिसने सोशल साइंस को सही तरीके से नहीं पढ़ा होगा, तो नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल बोलचाल में वो किसी से बहुत अच्छे तरीके से बात ही नहीं कर पाएगा। भाई आपने अगर इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है अपनी लाइफ में, तो आप एक जहाँ पे भी आप कहीं मौजूद होंगे तो वहाँ आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर पाओगे, आप उसको जवाब दे पाओगे, क्योंकि आपने इन चीज़ों के बारे में स्टडी करी है। The habit of careful questioning and reasoning is essential for addressing problems that affect society as a whole. तो एक आदत जो है क्वेश्चन करने की और रीजनिंग करने की, वो आपके अंदर होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोशल साइंस कनेक्ट्स द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सिंपल बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोशल साइंस हमारे पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को कनेक्ट करता है। By understanding how past decisions shaped the present, we become better equipped to make wiser choices for the future. द फ्यूचर ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस का फ्यूचर क्या है? तो एज सोसाइटीज चेंज रैपिडली, जैसे कि धीरे सोसाइटी जो है वो काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रही है, द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल साइंस कंटिन्यूज टू ग्रो। न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, एक्सपेंडिंग सिटीज, शहर नए नए बन रहे हैं, एनवायरमेंटल के काफ़ी कंसर्न्स आ रहे हैं, भाई पर्यावरण हमारा ख़राब होता जा रहा है, और उसके अलावा माइग्रेशन हो रहा है, ग्लोबल कनेक्शंस आर रीशेपिंग हाउ पीपल लिव एंड इंटरेक्ट। अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस रिक्वायर्ड टू सेम स्किल्स यू हैव बिगन प्रैक्टिसिंग इन दिस चैप्टर। केयरफुल ऑब्जर्वेशन, आस्किंग क्वेश्चन, एग्जामिनिंग एविडेंस एंड रिकॉग्नाइजिंग कनेक्शन। तो ये आपके अंदर एबिलिटीज होनी जरूरी हैं। इन द ईयर्स अहेड, सोशल साइंस विल हेल्प सोसाइटीज एड्रेस कॉम्प्लेक्स इशूज सच एज क्लाइमेट चेंज। आने वाले सालों में आप जब इन चीज़ों के बारे में पढ़ लोगे तो आप कुछ बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे समाज की, उनको आप सॉल्व कर पाओगे, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल हार्मनी एंड इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। कि भाई रिसोर्सेज को हर एक के बीच में बराबर बराबर बंटवारा होना जरूरी है। इट विल ऑल्सो गाइड द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड सपोर्ट कम्युनिटीज एज दे अडेप्ट टू चेंजिंग कंडीशंस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सोशल साइंस prepares you not only to understand the world but also to take part in shaping it as a informed and thoughtful citizen. तो आप एक thoughtful और एक informed citizen के तौर पर participate कर पाओगे, while strengthening national unity and keeping us rooted in our rich cultural traditions. The study of social science is therefore a journey from understanding how society has evolved to analyzing how they function today to imagining how they can become better in the future. तो social science की study करने के बाद आप अपने समाज को समझ पाओगे कि भाई हमारा समाज कैसे डेवलप हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे हमारा समाज अभी काम कर रहा है और कैसे हमारा समाज आगे जा करके बनेगा। तो आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को, हमारी सोसाइटी के इन तीनों एस्पेक्ट्स को समझ पाओगे। सेकेंडरी स्टेज सोशल साइंस, योर 2-year लर्निंग जर्नी।
तो आने वाले 2 सालों में आप अपनी क्या जर्नी रखोगे उसके बारे में थोड़ा दिया हुआ है कि सोशल साइंस इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट यू स्टडी इन स्कूल, इट इज अ विंडो इनटू द वर्ल्ड अराउंड यू. By studying social science, you learn not only about the past and present, but also about your role as a responsible citizen in shaping the future. तो आप केवल पास्ट प्रेजेंट के बारे में नहीं पढ़ोगे, आप फ्यूचर में आपका क्या रोल है, आप किस तरीके से अपने फ्यूचर को और अपने देश के फ्यूचर को शेप करोगे, ये भी आपको सोशल साइंस हेल्प करेगा. तो ओवर द नेक्स्ट 2 years, you will explore society in greater depth through different branches of social science. You will examine how historical events shaped the modern world, how geographical features influence human life and economic activity, how political systems and democratic institutions function, and how economies organize production, distribution, and development. You will also study contemporary challenges such as environmental sustainability, वही सारी चीजें जो हम अभी देख चुके हैं, सोशल डाइवर्सिटी, सिटीजन्स राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल कनेक्शंस. As you engage with these themes, you will learn to analyze evidence, compare perspectives, and understand how the past, present, and future are linked. किस तरीके से तीनों चीजें लिंक हैं. This journey will help you grow into a thoughtful learner and aware citizen and a responsible member of the society. The Grade 9 Social Science textbook has been designed to provide a broad and balanced introduction to the 4 disciplines. जो 9th क्लास की जो आपकी बुक है उसमें आप इन चारों सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ोगे, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, वेयर ईच ऑफर्स अ डिस्टिंक्ट पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी, टुगेदर प्रेजेंटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड. सोशल साइंस इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स, मैप्स और डेफिनेशंस. भाई ये लोगों के दिमाग में बहुत डाउट रहता है, क्या हम केवल रटते हैं सोशल साइंस में, भाई ये भी रट लो, वो भी रट लो, ये तारीखें रट लो, हिस्ट्री में इतनी सारी तारीखें रटनी पड़ती हैं, ठीक है. तो वही कह रहा है ये बात, ये जो नया सिलेबस है आपको वही समझाना चाह रहा है कि केवल आपको यहाँ रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ठीक है. तो सोशल साइंस इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स, केवल तारीखें रटना सोशल साइंस नहीं है कि मैप्स को रट लिया, डेफिनेशन रट ली. इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग पीपल, यहाँ लोगों को समझना है, जगहों को समझना है, सोसाइटी को समझना है, कल्चर को समझना है, पावर को समझना है. इट एनकरेजेस यू टू लर्न फ्रॉम द पास्ट, अपने पास्ट से सीखो. एनालाइज द प्रेजेंट, अपने प्रेजेंट को एनालाइज करो, एंड इमेजिन ए बेटर फ्यूचर, और एक बेटर फ्यूचर इमेजिन करो. As you turn these pages, you will not only gain knowledge but also develop the ability to think independently and act responsibly. We hope this book inspires you to reflect on the relationship between self and society and to view the world with curiosity and empathy. Curiosity मतलब उत्सुकता, empathy मतलब होती है एक तरीके से दया, सहानुभूति. Let this journey help you grow not just as a student but as a responsible citizen of India and the world. तो इस जर्नी को हम जो शुरू कर रहे हैं ये अपने आप को ग्रो करने के लिए कर रहे हैं, केवल एक स्टूडेंट के तौर पर नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड के तौर पर. यानी कि हमें केवल एक स्टूडेंट की तरह ग्रो नहीं होना है, इसको पढ़ते पढ़ते हम एक रिस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, अपने देश का नागरिक होने के नाते और इस पूरे विश्व का नागरिक होने के नाते एक जिम्मेदार नागरिक हमें आगे जा करके बनना है. उसके लिए हमें इस सिलेबस को, अपने इस किताब को हमें आगे जा करके स्टडी करनी है, ठीक है. तो इसी के साथ हमारा जो पहला चैप्टर है, एक तरीके से जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है आपका सोशल साइंस का, वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, ठीक है. ये हमारा पहला जो चैप्टर है ये हमने पढ़ लिया है. तो इसी के साथ हम इसी तरीके से पहले सारे जो चैप्टर्स हैं, एनसीईआरटी है, उसको इसी तरीके से पढ़ेंगे, पहले लाइन टू लाइन पढ़ेंगे. और जब एक बार ये सारे चैप्टर्स हम इस तरीके से पढ़ लेंगे उसके बाद हम आएंगे इनके इजी नोट्स पर, जहाँ से हमें रिवाइज करना आसान होगा, क्योंकि हम डायरेक्ट बार बार इसका तो रिवीजन करेंगे नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा. तो एक बार रीडिंग इसकी करनी जरूरी है. उसके बाद अगला जो स्टेप होगा वो हमारा होगा कि हम इसके नोट्स बना करके और फिर इसको रिवाइज करेंगे, तो वो हमारा कम टाइम में हो जाएगा, या आप ऐसा कहें कि आधे टाइम में हो जाएगा. तो जितना टाइम हमें इसको करने में लगा है उससे आधे से भी कम टाइम में हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे. आगे जा करके अगले स्टेप पे वो आपका नोट्स बना करके होगा और उसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आपका थर्ड स्टेप होगा. तो इस तरीके से हम लेकर के चलेंगे, ठीक है. तो ये हमारा आज की पहली क्लास थी और इसको आप जितना ज़्यादा फैला सको, जितना ज़्यादा आप इसको स्प्रेड कर सको अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में, तो वो उतना ही ज़्यादा हमारे लिए या मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा वो बेटर होगा. क्योंकि जितना आप इसको फैलाओगे, जितना आप इसको
अच्छा रिस्पॉन्स दोगे उतना ही मुझे और मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि इस चीज़ में मेहनत लगेगी, काफ़ी एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालना पड़ेगा मुझे अपनी तरफ से, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। और इस चीज़ को पॉसिबल कराना है नहीं कराना है वो आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं वाकई में कि ये चीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रहे और ये सीरीज़ चलती रहे और ये सीरीज़ कभी बंद ना हो, आपका पूरा सिलेबस इसी तरीके से मैं कराता रहूं और आपका भी फ़ायदा हो, तो इसके लिए आपको बस अच्छा रिस्पॉन्स देना है और मुझे ये इंश्योर कराना है आपको कि सर आप पढ़ाइए, हम आपको रिस्पॉन्स ला करके दे रहे हैं और ये जो सीरीज़ आप चला रहे हो ये आपको बंद नहीं करनी पड़ेगी, ये आपको ऐसे ही चलानी पड़ेगी, क्योंकि आपको रिस्पॉन्स उसी लेवल का मिलने वाला है। तो आप अपने लेवल पर इस चीज़ को फैला दीजिएगा और इस चीज़ को आप स्प्रेड कर दीजिएगा अपने सर्कल में, अपने दोस्तों में, अपने ही साथियों के बीच में, जिनको इस चीज़ का आपके ही तरह बराबर फ़ायदा हो। और मैं इसको चाहता हूँ कंटिन्यू रखना, मैं इसको नहीं चाहता कि बंद करूँ। तो मेरा भी जो मोटिवेशन है वो आप ही से मिलेगा कि भाई आप लोग जितना सपोर्ट करोगे उसी की वजह से मैं इसको आगे कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें, मस्त रहें। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।